दिल्ली के लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन पर इन दिनों सन्नाटा पसरे रहता है। उदासी इस रेलवे स्टेशन का स्थायी भाव है। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है कि इसने देश के बंटवारे के बाद सैकड़ों मुसलमानों की सिसकियां सुनी हैं और हजारों को नम आंखों से वतन और अपनों से दूर जाते देखा है। आइए जानते हैं गुमनाम रेलवे स्टेशन से लेकर के पाकिस्तान जाने तक की पूरी कहानी। 1947 से अब तक राजधानी दिल्ली में बहुत तरह के बदलाव आए, मगर लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन का चेहरा मोहरा पहले जैसा ही है। इसके अंदर बाहर 5-6 लोग भी मिल जाएं तो गनीमत होती है। इसके आगे बने हैं सरकारी कर्मचारियों के 2 मंजिला फ्लैट। ये कॉलोनी 1946 में बनी थी और इसे गोरों की राजधानी में बनाई गई आखिरी कॉलोनी माना जाता है। देश के बंटवारे के बाद इस रेलवे स्टेशन से न जाने कितने मुसलमानों ने अपने वतन को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहा था। कुछ सिसकियां भरते हुए रेल के डिब्बे के अंदर बैठे थे, तो कुछ अपनों से गले लगकर बिलकर रो रहे थे। उनके लिए यहाँ से चला करती थी लाहौर के लिए स्पेशल ट्रेनें। पाकिस्तान के गुजरे दौर के ऑलराउंडर और आजकल क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में मशहूर सिकंदर वक्त के पिता जवां वक्त और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने भी इसी स्टेशन से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन पकड़ी थी। जवां वक्त दिल्ली के करोल बाग में रहते थे और कुछ समय तक सेंट स्टीफन कॉलेज में भी पढ़े थे। सिकंदर वक्त को क्रिकेट की दुनिया ने तब कायदे से जाना था जब उन्होंने भारत के खिलाफ फिरोज शाह कोटला टेस्ट मैच में 69 रन देकर भारत के 8 विकेट लिए थे। यह 1979 और 80 में खेली गई सीरीज की बात है। वे तब अपने परिवार का घर देखने के लिए करोल बाग भी गए थे। घर की एक एक दीवार को उन्होंने छुआ था। सिकंदर बख्त बताते हैं कि उनके परिवार का पाकिस्तान शिफ्ट करने को लेकर इरादा साफ नहीं था। वह कहते हैं, हमारे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद थे, पर आखिर में तय हुआ कि पाकिस्तान शिफ्ट कर लिया जाए। बात विभाजन के पहले के दिनों की है। उन दिनों दिल्ली में दंगे भड़के हुए थे। करोल बाग में रोज इंसानियत मर रही थी। एक दिन खबर आई कि करोल बाग में डॉक्टर एनसी जोशी को उनके ही एक नौकर ने मार दिया। एनसी जोशी आजादी से पहले देश के नामी सर्जन थे और उन्होंने करोल बाग में 1930 में एक अस्पताल बनवाया था। वह दंगे शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे, उनके नौकर ने ही उनका कत्ल कर दिया था। उनका बनवाया हुआ अस्पताल आज डॉक्टर एनसी जोशी मेमोरियल अस्पताल के नाम से जाना जाता है। दिल्ली और लाहौर के बीच रेलगाड़ियां 1947 के अगस्त महीने के दूसरे हफ्ते से शुरू होकर 22 नवंबर 1947 तक चली थी। लोधी कॉलोनी स्टेशन से रोज 2-3 ट्रेनें लाहौर के लिए चला करती थी। एक सुबह 7 बजे और दूसरी दिन में 9 बजे चलती थी। अगर तीसरी चलती थी तो वह भी दिन में 12 बजे तक यहाँ से छूट जाती थी। इन ट्रेनों के छूटने का समय इस तरह से रखा गया था ताकि ये सब ट्रेनें दिन के उजाले में लाहौर तक पहुंच जाएं। उस भयानक दौर में दंगाइयों के निशाने पर रेलगाड़ियां खासतौर पर थी। इतिहासकार प्रोफेसर ज्ञानेंद्र पांडे कहते हैं कि पाकिस्तान जाने वालों को तब कनॉट प्लेस के एल ब्लॉक में पाकिस्तान सरकार के एक अस्थाई दफ्तर से अपनी टिकट वगैरह लेनी होती थी। इसी दफ्तर से ही मुसाफिरों को जांच पड़ताल के बाद पाकिस्तान भेजा जा रहा था। लोधी कॉलोनी से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेनों में मुसाफिरों को भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिया जाता था। इनमें बूढ़े, बच्चे और गर्भवती महिलाएं सब होते थे। कुछ यात्री तो ट्रेन की छत पर सवार होते थे। यहाँ से उन लूटे पिटे मुसलमानों को पाकिस्तान ले जाया जा रहा था जो पुराना किला और हुमायूं के मकबरे के कैंपों में रह रहे थे। रेलवे बोर्ड के पूर्व मेंबर डॉक्टर रविंद्र कुमार बताते हैं, लोधी कॉलोनी स्टेशन से छूटने के बाद ट्रेन कुछ मिनटों में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती थी। यहाँ ट्रेन में कुछ डिब्बे उन सरकारी मुलाजमों के लिए जोड़ दिए जाते थे जो पाकिस्तान जा रहे होते थे। इनमें रेलवे के मुलाजमों की संख्या सबसे अधिक रहती थी। ऐसा शायद सरकारी अधिकारियों को आम लोगों की धक्का मुक्की और अफरा तफरी से बचाने के लिए किया जाता था। वो बताते हैं, राजधानी में रेलवे की सबसे बड़ी आवासाई कॉलोनी
किशनगंज के करीब 25% घर खाली हो गए थे। किशनगंज को दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे कॉलोनी माना जाता है। यह 1920 में स्थापित हुई थी। यहाँ रहने वाले सैकड़ों मुसलमान रेलकर्मी पाकिस्तान चले गए थे। इनमें खिलासी, लाइनमैन, गार्ड वगैरह होते थे। सब्जी मंडी रेलवे कॉलोनी से भी खासी तादाद में रेलकर्मियों के परिवार पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान जाने वाले ट्रेन आज के हरियाणा के कुछ शहरों के स्टेशनों जैसे सोनीपत, करनाल, अंबाला वगैरह पर कुछ पलों के लिए रुकते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाया करती थी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का परिवार भी इसी तरह सरहद पार गया होगा। उनके पिता सैयद मुजफ्फरुद्दीन भी सरकारी सेवा में थे और अपने परिवार के साथ मिंटो रोड के सरकारी आवास में रहते थे। क्योंकि सरकारी कर्मी रेल से ही सफर कर रहे थे, इसलिए माना जाता है कि सैयद मुजफ्फरुद्दीन ने अपने परिवार के साथ वही ट्रेन ली होगी जिसमें उन जैसे रेलवे स्टाफ के लिए नई दिल्ली स्टेशन पर अलग से कोच जोड़े जाते थे। मिंटो रोड और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी आधा किलोमीटर से अधिक नहीं है। तब तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का अजमेरी गेट की तरफ रास्ता नहीं बना था, इसलिए शायद मुशर्रफुद्दीन ने नई दिल्ली स्टेशन के मेन गेट जो पहाड़गंज की तरह है वहां से जाकर ही रेल पकड़ी होगी। कन्नाट प्लेस की मशहूर बुक शॉप सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मालिक आरपी पुरी सैयद मुशर्रफुद्दीन के सरकारी घर में हॉकर के रूप में अखबार देते थे। 14 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हो चुका था और दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान आ गया था। सारे देश में देश की आजादी खुशी के साथ देश के बंटवारे का दुख और गुस्सा भी था। पुरी साहब ने ये किस्सा कुछ यूं सुनाया था। उस दौरान एक दिन सैयद मुशर्रफुद्दीन सुबह मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं अखबार लेकर आऊंगा। आज उन्हें एक बड़े फैसले की जानकारी देनी थी। मैं आसपास के सरकारी घरों में अखबार डालता था। जब सैयद साहब के घर में अखबार डालकर मैं चलने लगा तो उन्होंने आवाज देकर रोका, कहा, सुनो, तुम्हारे से बात करनी है। मैं रुक गया। शाहिद साहब ने कहा, पुरी भाई, आपके साथ हमारा बहुत अच्छा मेल जोल रहा, अब हमें अखबार देना बंद कर देना, हम यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हैं। आरपी पुरी ने आगे चलकर कन्नाट प्लेस में सेंट्रल न्यूज एजेंसी खोली। वे बताते थे कि मुशर्रफ का परिवार सुशिक्षित वे बताते थे कि मुशर्रफ का परिवार सुशिक्षित था। वो कहते हैं उनके सैयद मुशर्रफुद्दीन के सभी बच्चों का जन्म मिंटो रोड के करीब कमला मार्केट स्थित गिरधारी लाल मैटरनिटी अस्पताल में हुआ था। सेंट स्टीफंस कॉलेज से पढ़े एसएम अब्दुल्ला भी तब ही अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ पाकिस्तान चले गए थे। वे सेंट स्टीफंस कॉलेज में जनरल जिया उल हक के सहपाठी थे। 1947 में वे 23 साल के थे। तब दिल्ली के पंजाबी सौदागरान बिरादरी के कई परिवार लाहौर के रास्ते कराची चले गए थे। मशहूर लेखिका सादिया दहलवी के मामू अब्दुल्ला साहब बताते थे कि वे पाकिस्तान जाते हुए सोच रहे थे कि नया मुल्क जन्नत होगा। दिल्ली में मुस्लिम लीग के नेता पाकिस्तान को जन्नत से कम नहीं बताते थे, पर कराची जाकर जन्नत की हकीकत कुछ अलग ही नजर आई। कुछ दिनों तक वहां रहने के बाद वे वापस अपनी दिल्ली आ गए। उन्हें कराची में कुछ भी इस तरह की खासियत नहीं मिली जो उन्हें वहां पर रोकती। अब्दुल्ला साहब दिल्ली वापस आने के बाद फिर से कन्नाट प्लेस के बोलगा रेस्तरां में दोस्तों के साथ बैठने लगे। दिल्ली की पंजाबी सौदागरान बिरादरी के संरक्षक हैं 85 साल के प्रोफेसर रियाज उमर। वे दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। उन्हें याद है कि उनके कुछ करीबी रिश्तेदार सरहद के उस पार चले गए थे। उनमें एसएम अब्दुल्ला भी थे। बहरहाल भारत और पाकिस्तान का पंजाबी सौदागरान समाज आज अब भी एक दूसरे से निकट से जुड़ा है। तो पाकिस्तान चले गए थे, उन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान को कायम रखा। ये सच्चे कारोबारी हैं, नौकरी नहीं करते, ये सरहद पार भी कारोबार करने लगे।
इन्होंने कराची में अपने रहने के लिए बनाई दिल्ली कॉलोनी पॉश क्लिफ्टन एरिया में दिल्ली पंजाबी सौदागरान सोसाइटी और दिल्ली मार्केंटाइल सोसाइटी स्थापित की। इनमें पंजाबी सौदागरान परिवारों की अगली पीढ़ियां आबाद हैं। इसमें सिर्फ दिल्ली से गए पंजाबी मुसलमानों को ही मेंबरशिप मिली थी। दिल्ली से करीब 1100 किलोमीटर दूर कराची में ये 70 वर्ष के बाद भी दिल्ली वाले ही बने हुए हैं। उन्होंने कराची के बर्न रोड पर दिल्ली पंजाबी सौदागरान अस्पताल भी बनाया। सिंध प्रांत की राजधानी कराची में भी है दिल्ली कॉलेज, उसे वहां पर बसे सभी दिल्ली वालों ने मिलकर स्थापित किया था। आजकल कनाडा के शहर टोरंटो में रहने वाले पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सज्जाद मुनीर बताते हैं कि अगस्त 1947 के तीसरे हफ्ते में उनके नाना खान मोहम्मद तुफेल मोहम्मद और दादा अल्लाह दित्ता के परिवार दिल्ली के गोल मार्केट के पास डॉक्टर्स लेन और पहाड़गंज के अपने घरों को छोड़ चुके थे। ये लोग कुछ समय पुराना किला में के कैंप में रहे। पाकिस्तान जा रहे मुसलमान पुराना किला में ठहराए गए थे। तब लगातार बारिश हो रही थी। ये बदनसीब लोग अपनी कोठियों को खाली करके पुराना किला में खुले आसमान के नीचे रह रहे थे। जब इनका नंबर आया तो ये लोधी कॉलोनी स्टेशन से लाहौर के लिए रवाना हुए। मुनीर साहब ने नाना दादा दिल्ली में सिविल इंजीनियर थे। लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस के नेता लाला देशबंधु गुप्ता, मीर मुश्ताक अहमद, लाला रूप नारायण चौधरी, ब्रह्म प्रकाश सरला शर्मा जैसे दावर नेता हाथ जोड़कर पाकिस्तान जाने वालों से गुजारिश कर रहे थे कि वह पाकिस्तान जाने का इरादा छोड़ दें, वे भारत में ही रहें। इनके समझाने के बाद इक्का दुक्का लोग रेलवे स्टेशन से ही वापस लौट जाते थे, लेकिन अधिकतर लोग अपने सफर पर निकल जाते थे। बेहद प्रखर वक्ता माने जाने वाले मीर मुश्ताक अहमद दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद रहे। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की करोल बाग तथा दरियागंज की कई सभाओं में उनके खिलाफ नारेबाजी भी की थी। ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री रहे। वे चौधरी चरण सिंह की सरकार में मंत्री भी रहे। सरला शर्मा का इस साल की शुरुआत में 101 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके परिवार ने ही राजधानी में लड़कियों का पहला स्कूल इंद्रप्रस्थ कन्या विद्यालय चांदनी चौक में खोला था और महिलाओं के लिए इंद्रप्रस्थ कॉलेज स्थापित किया था। 7 अगस्त 1947 को दिल्ली का आसमान साफ नीला दिखाई दे रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में बने सफदरगंज एयरपोर्ट पर विमान के भीतर जाने से पहले दिल्ली के आसमान को कुछ पलों के लिए देखा। शायद वे सोच रहे होंगे कि अब वे इस शहर में फिर कभी नहीं आएंगे। वो अपनी छोटी बहन फातिमा जिन्ना, एडीसी सैयद एहसान और बाकी करीबी स्टाफ के साथ कराची के लिए रवाना हो रहे थे। दरअसल जिन्ना का पाकिस्तान कुछ दिनों के बाद दुनिया से नक्शे में आ रहा था। वे पिछले 8 वर्षों से दिल्ली में मुंबई से ज्यादा रहे थे, इसीलिए वे कुछ हद तक दिल्ली वाले हो चुके थे। तपती हुई गर्मी और उम्स के बावजूद उस दिन उन्होंने सूट पहना हुआ था। वे आमतौर पर सूट बूट में ही रहना पसंद करते थे। वे अपने 10 औरंगजेब रोड के राजसी बंगले को भी हमेशा के लिए छोड़कर निकले थे। उन्होंने अपना शानदार बंगला सेठ रामकृष्ण डालमिया को बेच दिया था। डालमिया की पत्नी दिनेश नंदिनी डालमिया राजधानी के पौष सिकंदर रोड में रहती थी। उन्होंने एक बार बताया था कि जिन्ना ने अपना बंगला बेचने से पहले उनके पति के साथ बहुत मोलभाव किया था। दिल्ली में दंगे भड़के हुए थे। उस दौर में 8 साल की मुमनून फातिमा बंगाली मार्केट के पास बाबर रोड के सरकारी फ्लैट में रहती थी। वो फ्लैट मुमनून फातिमा के पिता गुलाम साबिर काजमी को मिला था। वो सरकारी नौकरी में थे। फातिमा के बेटे हमजा फारूक हबीब पाकिस्तान के ARY न्यूज चैनल से जुड़े जाने माने पत्रकार हैं। उन्होंने बताया कि बंटवारे से पहले उनके नाना का तबादला कराची हो गया था और उनका परिवार दिल्ली में रहता था। उनके नाना के परिवार में 5 सदस्य थे, जिसमें उनकी माँ और दादी भी थी। जब दिल्ली में जगह जगह दंगे होने लगे तो उनकी दादी ने अपने भाई से कहा कि वह उन्हें जल्दी से जल्दी सबको दिल्ली से निकाल ले। हमजा फारूक हबीब की माँ, दादी और परिवार के शेष सदस्य हवाई जहाज से कराची आए।
हमजा फरूक हबीब को उनकी मां ने ना जाने यह बात कितनी बार बताई थी कि उन्हें बाबर रोड के हिंदू पड़ोसियों ने अपने घर के पूजा वाले कमरे में छिपा दिया था ताकि वह सुरक्षित रहें। भास्कर राममूर्ति ने उस दौर के किस्से अपने पिता कैप्टन बी राममूर्ति के खूब सुने हैं। जब लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन से ट्रेनें पाकिस्तान जाती थी, 1946 के अंत में यह परिवार लोधी रोड के ब्लॉक 12 में रहता था। कैप्टन राममूर्ति ने वो दिल दहलाने वाले नजारे देखे थे जब मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। भास्कर राममूर्ति ने बताया कि क्योंकि बंटवारे का असर दक्षिण भारत में नहीं था, इसीलिए मेरे पिता को बड़ा अजीब लग रहा था कि यहाँ से क्यों इतने लोग नए मुल्क में जा रहे हैं। लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन के बाहर इसके इतिहास के बारे में कुछ नहीं लिखा है। ये कभी समझ नहीं आया कि इस छोटे से स्टेशन को इतने बड़े काम के लिए क्यों और किसने चुना। हालांकि कहने वाले कहते हैं कि लोधी कॉलोनी स्टेशन को इतने अहम काम के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि यह उन दिनों जगहों के करीब था जहां पर पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों को ठहराया गया था। एक कारण यह भी था कि रेलवे विभाग सरहद पार से आने वालों को उनसे दूर रखना चाहते थे जो पाकिस्तान जा रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतर रहे थे। लोधी कॉलोनी स्टेशन पर एक महिला कर्मी मिली। उन्होंने बताया कि वहां रोज 10-15 टिकट बिक जाते हैं, सिर्फ रिंग रेलवे की गाड़ियों की ही रुकती हैं। यकीन मानिए कि स्टेशन पर सिर्फ 2 लोग बैठे बीड़ी पी रहे थे। लोधी रोड स्टेशन के पास ही खन्ना मार्केट है, उसके अधिकतर दुकानों के मालिक पाकिस्तान से आए हैं, परिवारों के लोग हैं। कईयों ने सुन रखा था कि इधर पाकिस्तान के लिए विशेष रेलें चला करती थी। इससे ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं थी। एक सज्जन ने बताया कि स्टेशन के बाहर एक साधु राम नाम का शख्स 1940 के दशक से बैठा करता था। वह वहां पर फल बेचता था। फिर उसका बेटा बंसी बैठने लगा। वे यहाँ विभाजन के दौर में मंजर को बयां करते थे, पर कोविड काल के बाद बंसी भी स्टेशन नहीं आता जो किसी के दर्द भरी कहानियां सुना सके। तो ये थी लोधी कॉलोनी के रेलवे स्टेशन की पूरी कहानी।